हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडी। आज है 15 फरवरी और आज की करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स है ब्रिक्स। देन हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा डाना फेनोमेनन के बारे में। देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या एचडीआई के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हाल ही में एक कॉन्सेप्ट ये काफी चर्चा में रहा है मास ड्राइवर, हम इसके बारे में देखेंगे। पीएम सूरज पोर्टल के बारे में देखेंगे। साथ ही पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे इंडिया के यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट के बारे में कि ये कौन बने हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू ब्रिक्स एंड इट्स मेंबरशिप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पर ब्रिक्स और जो उसकी सदस्यता है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ब्रिक्स was founded in 2009 as a coalition of emerging economies to enhance their global economic and political influence. सेकेंड स्टेटमेंट है द हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रिक्स इज लोकेटेड इन संघाई चाइना। And third statement is new members can join BRICS only if all current members agree to their inclusion during the annual BRICS summit. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है ये जो ब्रिक्स ग्रुप है इससे संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका वो करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि जो ब्रिक्स ग्रुप है इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। आप देख सकते हैं। So BRICS was founded in 2009 by Brazil, Russia, India, and China to strengthen economic ties and increase their influence on global affairs. So it does not have a permanent headquarters. Instead, its activities are coordinated through annual summits hosted by the member nations. The new development bank, often associated with the BRICS, is headquartered in Shanghai, China. For a new members to join BRICS, all current members must agree to their inclusion, typically proposed during the annual BRICS summit. आप ध्यान रखेंगे ये हाल ही में अभी चर्चा में रहा बिकॉज इंडिया हैज फॉर्मली लॉन्च्ड द ऑफिशियल लोगो एंड वेबसाइट फॉर इट्स ब्रिक्स 2026 presidency. So this marks the start of India's leadership year, highlighting its role in guiding the agenda and initiatives of the BRICS grouping. आप ध्यान रखेंगे ब्रिक्स समिट की जो मेजबानी है वो 2026 में भारत के पास है और इस वर्ष की जो थीम है वो है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी एज कंट्रीज वर्क टुगेदर टू टैकल ग्लोबल चैलेंजेस. So its aim is to strengthen shared growth, support green development, and also promote new technologies that benefit all members. और ये जो थीम है ये हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड पीपल सेंट्रिक प्रोग्रेस अमंग ब्रिक्स नेशंस. इसके साथ ही ब्रिक्स ग्रुप में जो कंट्रीज हैं अगर हम उनकी बात करें तो ये कंट्रीज हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड इंडोनेशिया. वर्तमान समय में इसमें 11 मेंबर्स जो हैं इस मतलब 11 जो कंट्रीज हैं वो इसकी मेंबर्स हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. कंसर्निंग द डाना फेनोमेनन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हाल ही में ये जो डाना फेनोमेना है या डाना घटना है जिसको हम आइसोलेटेड डिप्रेशन एट हाई लेवल्स के नाम से भी जानते हैं, इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है डाना इज कॉज्ड बाय अ हाई प्रेशर सिस्टम ओवर द मेडिटेरेनियन सी लीडिंग टू ड्राई कंडीशंस.
और सेकंड स्टेटमेंट है द phenomenon involves the interaction between a pocket of cold air and warm moist air over the sea. और थर्ड स्टेटमेंट है क्लाइमेट चेंज हैज intensified Dana events, making them more severe and widespread. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है कि जो डाना फिनोमेना है उससे संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो डाना फेनोमेना है ये होता है ड्यू टू लो प्रेशर सिस्टम ओवर द मेडिटेरेनियन सी लीडिंग टू ड्राई कंडीशंस। सॉरी, ये लो प्रेशर सिस्टम की वजह से तो होता है पर इसकी जो कंडीशंस होती हैं वो होती हैं हैवी रेनफॉल की। आप देख सकते हैं। So Dana is not caused by high pressure system leading to dry conditions. Rather, it is associated with low pressure system and atmospheric instability causing heavy rainfall. So Dana occurs when a pocket of cold air descends and interacts with the warm moist air over the Mediterranean Sea, leading to the formation of storm clouds and intense rainfall. So, climate change has led to warmer sea temperatures, increasing the amount of moisture in the air and intensifying Dana events, making them more severe and geographically widespread. So, आपने देखा कि ये जो डाना फेनोमेना का मैकेनिज्म है इसमें जो कोल्ड एयर है वो मिक्स होती है विद द वार्म मॉइस्ट एयर कॉजिंग द लीडर टू राइज क्विकली एंड फॉर्म cumulonimbus clouds that leads to intense rainfall। और ये हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि ये जो फेनोमेना है ये कॉमनली अकर होता है इन द ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन इन द वेस्टर्न मेडिटेरेनियन। और ये जो टर्म है डाना इसको क्वाइन किया गया है बाय स्पेनिश मेटेरोलॉजिस्ट टू स्पेसिफिकली डिस्क्राइब दिस वेदर फेनोमेना। प्राइमरली जो एरियाज इससे अफेक्ट होते हैं वो है स्पेन, पुर्तगाल, इसके साथ ही इटली, फ्रांस और जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास के क्षेत्र हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो यहाँ पर मानव विकास सूचकांक से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है HDI is published annually by the United Nations Development Programme. And second statement is the HDI measures health education and standard of living indicators. Third statement is per capita income is the only component used to calculate HDI. और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। आपको बताना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और यहां पर केवल एक ही स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है वो है थर्ड स्टेटमेंट, जबकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो पर कैपिटा इनकम जो है वो केवल एक कंपोनेंट नहीं है जिसे HDI कैलकुलेट किया जाता है। यहां पर तीन जो कंपोनेंट्स हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। आपने देखा सेकंड स्टेटमेंट में ही ये दिया गया है वो है हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं।
The Human Development Index is released every year and it is published by the United Nations Development Programme. It appears in the annual Human Development Report. The report ranks countries based on the Human Development Indicators. सो HDI जो है ये फोकस करता है 3 कोर डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट पर, जो कि है हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. So health is measured through life expectancy at birth. Education is measured using mean years of schooling and expected years of schooling. इसके साथ ही जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इट इज मेजर्ड यूजिंग ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा. So income is only one of the 3 components of HDI. HDI also includes health and education indicators, and it was developed to move beyond pure economic growth measures. So sole reliance on income would ignore social development. आप ध्यान रखेंगे, HDI को UNDP के द्वारा रिलीज किया जाता है एनुअली और पहली बार इसको रिलीज किया गया था 1990 में. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इसको ऑथर किया गया है बाय द महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन. इसके साथ ही HDI इंडेक्स 2025 की बात करें तो उसमें जो भारत की रैंक है वो है 130th आउट ऑफ 193 कंट्रीज. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. The concept of a Mars driver, sometimes discussed in the context of lunar missions, primarily refers to which of these? So यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि मास ड्राइवर की जो अवधारणा है, जिस पर कभी कभी जो चंद्र अभियान है उनसे संबंधित इस पर चर्चा की जाती है, तो ये मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं: अ प्रोपल्सन सिस्टम दैट यूजेस केमिकल फ्यूल फॉर डीप स्पेस ट्रेवल. सेकंड, an electromagnetic system designed to launch objects into space without conventional rockets. Third, a gravity assist maneuver using the moon's orbit या फिर a nuclear powered engine for interplanetary missions. आपको बताना है, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो कॉन्सेप्ट है मास ड्राइवर का, वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम डिजाइंड टू लॉन्च ऑब्जेक्ट्स इनटू स्पेस विदाउट कन्वेंशनल रॉकेट्स. आप यहां डिटेल में देख सकते हैं. So, a mass driver is a type of electromagnetic launch system that accelerates an object using electric power rather than chemical combustion. So, it works on principles similar to a railgun or linear motor where magnetic fields propel a payload along a track at very high speeds until it achieves escape velocity. So the moon has only about 1/6 of the Earth's gravity and it has no atmosphere, so there is negligible air resistance. Therefore, much less energy is required to launch materials into space from the lunar surface. And in the theory, a mass driver on the moon could launch satellites or raw materials into orbit. It reduced dependence on expensive chemical rocket launches and also it supports large scale space infrastructure such as orbital habitats or deep space missions. सो इस वजह से ये जो मास ड्राइवर कॉन्सेप्ट है ये अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. पीएम सूरज पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, जो पीएम सूरज पोर्टल है हाल ही में चर्चा में रहा है, यह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं: मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस? आपको बताना है पीएम सूरज पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। आप देख सकते हैं। So in financial year 2024 and 25, PM Suraj portal disbursed 1389.61 crore loans to 1.31 lakh entrepreneurs, exceeding its target. So PM Suraj means प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल, और इसको लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करना क्रेडिट सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस, एंड इट इज अ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू अप्लाई एंड ट्रैक लोन एंड क्रेडिट स्कीम्स। सो आप ध्यान रखेंगे ये जो पीएम सूरज योजना है, यहाँ पर पीएम सूरज का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, और ये जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया था 2024 में। आपने देखा कि ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है वेयर इंडिविजुअल्स फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स कैन अप्लाई फॉर एंड ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ ऑल अवेलेबल लोन्स एंड क्रेडिट स्कीम्स। सो ये जो पोर्टल है इट इज रन बाय द गवर्नमेंट बॉडीज लाइक द नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, the National Safai Karmcharis Finance and Development Corporation, and the National Backward Class Finance and Development Corporation. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Public Financial Management System is developed and implemented by which government body? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है वो किस सरकारी निकाय के द्वारा विकसित और कार्यान्वित की जाती है? के ऑप्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या फिर नीति आयोग। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम या सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली जो है ये कार्यान्वित और विकसित की जाती है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा। आप देख सकते हैं Minister of State for Finance informed Rajya Sabha about the public financial management system, and it is a web-based online transaction platform for fund management and e-payment to agencies and beneficiaries. So ये प्रोवाइड करती है एंड टू एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज एज अ सेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम, and it is developed and implemented by the Controller General of Accounts under the Department of Expenditure in Ministry of Finance. So ये इंश्योर करता है efficient fund flow and payment cum accounting network. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has become India's youngest male analog astronaut after successfully completing a simulated lunar habitat mission? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कृत्रिम चंद्र आवास मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री हाल ही में कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं आदित्य पांड्या, स्वास्तिक सिन्हा, सौरभ दत्त या फिर पीयूष चावला। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इंडिया के यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट जो बन गए हैं वो हैं आदित्य पांड्या। आप देख सकते हैं
India's expanding space program is inspiring young students to join space research activities. Aditya Pandya, a 17-year-old student, became India's youngest male analog astronaut. So he completed a simulated lunar habitat mission under moon-like conditions, and the mission was organized by AAKA Space Studio, a space research and simulation organization. So इसको कंडक्ट किया गया धोलावीरा गुजरात में, एंड द मिशन ड्यूरेशन वाज फ्रॉम 1st of February to 8th of February 2026. So it aimed to simulate isolation and operational challenges similar to real space missions. सो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में आदित्य पांड्या जो हैं वो काफी चर्चा में रहे हैं और वो भारत के यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।